हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इसके पहले देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमने ज्ञात किया था और उस पर कितना फोर्स कार्य करता है। तो हमने पढ़ा था एक्सिस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द डाइपोल परपेंडिकुलर कितना होता है। तो ये चीज़ हमने निकाला था। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया हो तो उस पर कितना नेट फोर्स होगा उसका और उसका टार्क कितना होगा, दोनों ज्ञात करना है। नेट फोर्स कितना होगा और टार्क, तो कुल बल ज्ञात करना है और कुल आघूर्ण कितना होगा उसका। तो आपने इसके बारे में 11 में भी पढ़ा है। तो क्या सर 11 की बात कर रहे हैं ना, 11 में तो बहुत कुछ पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज अंकुर सिंह और आपका ये प्यारा सा चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम ये बात करते हैं, कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर कितना टार्क होगा, इतना बलयुग्म आघूर्ण की बात कर सकते हैं हम, हिंदी में कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण। तो कितना बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा उसके लिए हम फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। क्या आता है कि मैक्सिमम कब होता है टार्क, मिनिमम कब होता है टार्क, और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जिसकी बेसिस पर होंगे। चलिए आज हम ये लेक्चर पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें एक बात आती है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म की बात करते हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म तो आप देखेंगे ना, तो जब क्या होगा, जब यूनिफॉर्म में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर टार्क क्या होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी स्थान पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होगा। माना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, सभी क्या है, बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ऐसे। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाए कुछ ऐसे, वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू चार्जेस, ये प्लस क्यू चार्जेस। तो जानते हैं हम कि चार्जेस जो होते हैं उनके साथ मास भी होता है। चार्जेस कम्स ऑलवेज विथ मास। मास के साथ चार्ज नहीं कह सकते, लेकिन चार्ज के साथ हमेशा मास रहता है, आपने पढ़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं एक डाइपोल के लिए, इसमें एक हम बिंदु O लेते हैं, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L और L लेंथ क्या बन जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2L। लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L। हमने देखा है ये। तो इस पर जो अब इसमें हम आप लोग दो चीज़ें बताइए, इसमें नेट फोर्स कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका जो फोर्स कार्य करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो जो प्लस क्यू चार्जेस होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा फील्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होगा इसका फोर्स, ऐसे कुछ होगा, मतलब ये चार्ज प्लस क्यू का फोर्स ऑलवेज डायरेक्शन किससे होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस क्यू चार्ज का। और माइनस क्यू का कैसे फोर्स चार्ज होगा, माइनस क्यू के लिए हम लेते हैं अपोजिट फोर्सेस, F2 ले लेते हैं, ये F1 ले लेते हैं। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू होता है Q इंटू ए।
F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये फोर्स होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फोर्स ज्ञात किया था, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड में? कितना होता है? F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो ये जो अपोजिट चार्ज मतलब क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं। और माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन इज माइनस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइन एक्शन। तो इसमें देखते हैं जो इसका एफ नेट होगा, F1 इक्वल टू अगर क्यू ई है और F2 इक्वल टू भी कितना है आपका? क्यू इंटू ई है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो हमेशा कैसे होगा? F1 माइनस F2। दोनों का डायरेक्शन कैसे है? अलग अलग है, तो डायरेक्शन कैसे होगा? नेट फोर्स F1 माइनस F2, सेम डायरेक्शन F1 प्लस F2, अपोजिट डायरेक्शन F1 माइनस F। बार प्लस क्यू का डायरेक्शन के लिए फोर्स कैसे कार्य कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइन एक्शन कह सकते हैं। और माइनस क्यू के लिए क्या होता है? अपोजिट फोर्सेस ऑफ इन द माइनस क्यू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक्शन। तो नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट क्या लिख सकते हैं हम? क्यू ई माइनस क्यू ई। तो एफ नेट जो होगा वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा आपका? 0। ये क्या होता है? ऑलवेज अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, रखा गया है, तो उसका नेट फोर्स हमेशा कितना होगा? 0 होगा। नोट कर लो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट कर लीजिए कि अगर पूछा जाता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी यूनिफॉर्म क्या बात करेगा? यूनिफॉर्म की बात करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म की बात करेगा तो यूनिफॉर्म में क्या होगा कि हमेशा नेट फोर्सेस क्या होगा? ऑलवेज विल बी 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑलवेज विल बी 0। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है, एक समान रूप में वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, उसका नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है? इसका मान F1 का मान ज़्यादा हो सकता है, F2 का मान कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ वैल्यू मिल सकती है, F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा, डायरेक्शन क्या उसका नॉन यूनिफॉर्म है ये, तो इसमें वो अलग चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, अगर इसमें पूछा जाता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है नेट फोर्स, ये क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि इसमें जो आपका जो चार्जेस हैं, जो ये फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, क्या ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में हैं? कैसे? जैसे ये अगर कहा जाए कि जो ये फोर्सेस हैं, जो ये फोर्सेस अगर ऐसे हैं, ये क्या ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में हैं? अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो कोई बात नहीं, तो हमेशा क्या होगा? इसका नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम लाइन ऑफ एक्शन में क्या है? नहीं है। इसका कैसा है? सेम लाइन ऑफ एक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम ऑफ लाइन एक्शन में नहीं है, इसका ऊपर इसका नीचे, अलग अलग लाइन एक्शन में है ये। तो हम लिख सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, two equal and opposite force which do not, two equal and opposite force which do not have same line of action। ये चीज़, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ पर, जो आपकी ये बात करती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो, उस पर टार्क कितना होगा। तो यहाँ से बातें आती है आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैसा है? विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपके एग्जाम लेवल से बोर्ड के। तो ये चीज़ें जो अब मिलती हैं कि जो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊपर है, इसका नीचे है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में होता तो क्या होता है इसका? तो ये क्या करता? रोटेट, या कह सकते हैं हम रोटेट कर सकता था सेम लाइन ऑफ एक्शन में, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है इसका। तो नेट फोर्स इसका जब 0 होता, इसका नेट फोर्स 0, तो इसका क्या होगा? इसका हम लिख सकते हैं कि इसका जो रोटेशन होगा, रोटेशन संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या था? इसका टार्क भी क्या आ सकता था? 0 आ सकता था। तो इसका जो रोटेशन होगा वो हमेशा कैसे होगा? सेंटर ऑफ मास पे होगा। कैसे करेगा ये? जी ये रोटेशन करेगा, ये फोर्स ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम फोर्स, ये अपनी तरफ खींचा, ये अपनी तरफ खींचा है, तो ये क्या होगा आपका?
ये दोनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या करेगा ये अपनी तरफ को खींचने के लिए, दोनों फोर्स सेम हैं, तो क्या करेगा ऐसे कुछ ना कुछ घुमाएगा। जब घुमाएगा तो रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो कैसे होगा, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, केंद्र के, द्रव्यमानों को केंद्र के, जो चार्जेस के केंद्र के, या द्रव्यमान चार्ज हमेशा मास के साथ में रहता है, कह सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास। लिख सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो लिख सकते हैं रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास ओ, सेंटर ऑफ मास ओ। तो कैसे करेगा ये रोटेट, सेंटर ऑफ मास से ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे क्या करेगा ये रोटेट। कब, जब दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट जो फोर्सेस होंगे सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होंगे, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक ही सेम डायरेक्शन में, एक ही एक्शन पे लाइन पे नहीं होंगे। ऐसे होता तो क्या करता, ये रोटेट ना करता। ये क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, सेंटर ऑफ मास के बारे में, जो रोटेट करते हुए हमें दिखाता है। क्या दिखाता है, जब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट फोर्सेस क्या होते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होते हैं। यही कहना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। आ रहा है, चल आ रहा है ना। तो कैसे करेगा ये, जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये लिख सकते हैं स्पिन, घूमेगा, चक्रण करेगा। जब चक्रण करेगा तो इस पर टार्क होगा, हमने पढ़ा था ना 11 में टार्क। तो क्या आता है आपका, बलयुग्म आघूर्ण। तो टार्क क्या होता है आपका, इस पर क्या, जब घूमेगा तो टार्क अप्लाई होगा, जिसे हम टाउ से लिखते हैं टार्क। तो टार्क क्या होता था आपका, हमने पढ़ा था फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये कैसे होगा आपका, बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ, कहा जाए तो रोटेशन। कैसे होगा, किसके बीच होगा, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच होगा। जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, वो किसके बीच होगा, इसका डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, यल और यल, ये तो किसका है, डाइपोल का डिस्टेंस है 2l। तो जो इसका टार्क के लिए जो घूम रहा है, ये टार्क जो ऐसे रोटेट कर रहा है स्पिन के रूप में, इसका जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा कैसे होगा, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच होगा। किसके बीच होगा, बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अक्ष के घूर्णन पर, घूर्णन और क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जो घूर्णन, अक्ष के घूर्णन और फोर्स के बीच में जो क्या करेगा, ऐसे जब होगा ये, इस पर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा। अगर हम क्या लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, सेंटर से, जहाँ से रोटेट कर रहा है। तो सेंटर से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो ऐसे होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, ऐसे होगा। तो जब ऐसे होगा तो क्या ले सकते हैं, थीटा के दो कंपोनेंट, एक आएगा यल कॉस थीटा और एक आएगा एल साइन थीटा। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे क्या होगा आपका एल कॉस थीटा कंपोनेंट, और ऐसे क्या होगा परपेंडिकुलर आपका ये एल साइन थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा आपका एल साइन थीटा। कंपोनेंट लेंगे ना, थीटा के कंपोनेंट दो, एल से लेंगे तो क्या होगा, यल कॉस थीटा एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कैसे थीटा के कंपोनेंट्स मिलेंगे, थीटा के लंबवत क्या होता है आपका, थीटा के परपेंडिकुलर में एल कॉस थीटा, और इसका थीटा के समक्ष क्या होता है एल कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कैसे लेंगे हम, एल साइन थीटा। दो कंपोनेंट, एक एल कॉस थीटा और एक एल साइन थीटा। तो जब ये, तो हम निकालते हैं टार्क के लिए, तो टार्क, नेट टार्क कितना आएगा, नेट टार्क, नेट बलयुग्म आघूर्ण जो होगा कितना आएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 नेट टार्क। तो टाउ 1 किसके लिए होगा, प्लस क्यू के लिए, और टाउ 2 किसके लिए, माइनस क्यू के लिए। दो आप चार्जेस हैं,
तो इस पर कैसे होगा थीटा के लिए एंगल कैसे लिख सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा, एक्सिस से कैसे होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, ये होगा आपका एल कॉस थीटा और ये कितना होगा आपका एल साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कुछ होगा एल साइन थीटा, समझ पा रहे ना, एल साइन थीटा और आपका ये एल कॉस थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा आपका एल साइन थीटा। तो ऐसे रोटेट करा ना ऐसे कुछ, तो रोटेशन कैसे होगा इसका ऐसे, इसका रोटेशन कैसे होगा ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्या होगा आपका क्लॉकवाइज, दोनों क्या होंगे क्लॉकवाइज होंगे। तो रोटेशन कैसे कर रहा है ये क्लॉकवाइज, ये भी कैसे कर रहा है क्लॉकवाइज कर रहा है। जब क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा ऐसे होगा। ये क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसका दो कंपोनेंट एल साइन थीटा एल कॉस थीटा एक्सिस से, ये भी कितना एल कॉस थीटा, ये कैसे होगा आपका एल साइन थीटा, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ जब आएगी बात ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला हमें एल साइन थीटा। तो टाउ 1 लिख सकते हैं, टाउ नेट इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनता है टाउ 1 एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ 2 भी कितना होगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए फोर्सेस क्या है बराबर हैं, क्यू इंटू ई क्यू इंटू ई। तो ये चीज़ें आई ना, यहाँ तो समझ में आया मेरे पास बच्चों, नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लो, मिटा दें, नोट कर लीजिए, मिटा दें इधर, चलो मिटा देते हैं, आगे लिखते हैं। तो ये जब आया तो टाउ नेट वॉल्यूम आपको नेट टॉर्क कितना मिला आपका एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ इक्वल टू क्या है क्यू इंटू ई, तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू एल साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट चार्ज प्लस क्यू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस सेकेंड टार्क के लिए टाउ 2 एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा क्लॉकवाइज एल साइन थीटा लिख सकते हैं टाउ नेट टार्क इक्वल टू क्यू ई एल साइन थीटा क्यू ई एल साइन थीटा टू क्यू ई एल साइन थीटा। ऐड हो जाएगा ना, ये दोनों सेम है, ऐड कर देंगे तो टू क्यू ई एल साइन थीटा लिख सकते हैं नेट टार्क इक्वल टू क्यू इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा। ऐसे कुछ बना सकते हैं इसे हम, क्यू इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा। तो हमने पढ़ा है क्यू इंटू टू एल बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपने देखा ना P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, आपने देखा है। तो लिख सकते हैं क्यू इंटू टू एल बराबर P, तो नेट टार्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये निकलता है आपका नेट टार्क। क्या है आपका नेट टार्क कितना है आपका पी ई साइन थीटा। और थीटा क्या है इसमें, थीटा बताता है आपको कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताता है आपको। इसमें थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो क्या लिख सकते हैं टाउ नेट इक्वल टू पी साइन थीटा, जो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है, मिलता है, फाइंड होता है ना। तो इसमें हम अभी से जब ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं P क्रॉस E, या लिख सकते हैं E क्रॉस P, क्योंकि हमने पढ़ा है A क्रॉस B क्लास 11th में इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए पढ़ा है हमने बी ए साइन थीटा, हमने पढ़ा है ना ये ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन थीटा। तो क्या दोनों लिखना संभव है कि P क्रॉस E लिख सकते हैं इसे हम, कि E क्रॉस P लिख सकते हैं इसे हम, तो लिख कैसे सकते हैं, चलो देखते हैं ना कैसे लिख सकते हैं।
कि पी क्रॉस ई के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, कि ई क्रॉस पी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों का मतलब अलग अलग है, ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। आपने पढ़ा है 11th क्लास में। क्या सर 11th की बात कर रहे हैं ना, गुस्सा आ रही होगी, क्यों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या दोनों का सेम है। तो इसका डायरेक्शन कैसे है, पी साइन थीटा का डायरेक्शन कैसे है इसका, क्लॉकवाइज। पी और ई के बीच का देखते हैं हम, इसको अलग लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल और फील्ड का। मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बीच का एंगल थीटा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। किसका, पी का। कैसे होता है, हमेशा माइनस से निगेटिव से पॉजिटिव होता है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है। समझ पा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, ई की तरफ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का निगेटिव से पॉजिटिव। तो पी से ई चलेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये क्लॉकवाइज। ई से पी जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। लिख सकते हैं हम ये पी क्रॉस ई क्या है, क्लॉकवाइज है, और ई क्रॉस पी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज और ई क्रॉस पी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये देखते हैं कि टाउ नेट जो हमारा आया क्या था, पी साइन थीटा क्या था, दोनों ये एंगल कैसे थे, क्लॉकवाइज थे। रोटेशन कैसे था इनका, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज था इनका रोटेशन, तो हम देखते हैं पी क्रॉस ई का जो आपका पी क्रॉस ई का है उसका डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ई क्रॉस पी क्या होगा, नहीं होगा। जब ई क्रॉस पी नहीं होगा तो मिलेगा क्या, ये टाउ नेट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वेक्टर के रूप में, इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये मिलेगा आपको। समझ में आया क्यों लिया गया ये पी क्रॉस ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या था, कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज। ई क्रॉस पी कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। पी क्रॉस ई कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। और हमने टाउ नेट निकाला है पी साइन थीटा, कैसे था इसका रोटेशन, क्लॉकवाइज। दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज। तो टाउ नेट कैसे आएगा आपका, पी क्रॉस ई वेक्टर के रूप में। तो ये मिलता है आपको। तो ये कहानी है इसकी, टार्क आना इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म में है तो कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज। और इसका नेट टार्क कितना आता है, पी साइन थीटा। वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो टाउ नेट इक्वल टू पी क्रॉस ई। ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसे है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। तो ई क्रॉस पी के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये बताता है आपका टार्क के लिए। और इसका नेट फोर्स कितना आया था, 0 ऑलवेज, जो हमेशा होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना रहेगा, हमेशा 0 होता है। चलो आगे करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं, या तो ऐसे भी ले सकते हैं या क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं कि कहा जाए कि टार्क जो होगा इसमें मैक्सिमम कब होगा टार्क, या मिनिमम कब होगा। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम। तो निकाल सकते हैं, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम। ये कि मैक्सिमम टार्क इसमें कब होगा, कब है ये बताना है। तो हमने पढ़ा है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इसका मान +-1 है, +1 होगा या -1 होगा। तो मैक्सिमम की बात करते हैं कि जब इसके लिए माइनस और प्लस की बात लेते हैं, तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब प्लस और -1 होगा। तो मतलब थीटा क्या होगा, जब 0 डिग्री या 270 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा, जब 0 होगा या
270 होगा। तब क्या मिलेगा हमें, जब थीटा 0 या 270 टाउ इक्वल टू मिल जाएगा P इंटू ई। समझ में आ रहा है? टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P। थीटा 0 रखेंगे तो टाउ इक्वल टू P साइन 0 का मान कितना हो जाएगा आपका, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? कुछ गलत है ना, कुछ गलत है। साइन थीटा कब होगा, जब 90 होगा, 90 होगा या 270 होगा। साइन 0 का मान तो 0 होता है ना, तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। फिर वो थीटा क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा और 270 होगा। जब 90 होगा तो 1 होगा वैल्यू, जब 270 होगा तो यहाँ पर -1 रख सकते हैं। माइनस क्या बताएगा आपका, -q या +q चार्जेस के रूप में बताएगा, उसका डायरेक्शन के रूप में बताएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू P। क्या मिलेगा आपको, कैसे होगा ये, मान लेते हैं कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। तो ये जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है, इसमें अगर देखते हैं हम, थीटा होगा जब 0, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे, थीटा जब 0 होगा, एक लेते हैं +q चार्ज, एक लेते हैं -q चार्ज, एक +q एक -q। ये एंगल कितना बना रहा है आपका, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा, इसका जो नेट, इसका जो 90 डिग्री के रूप में आएगा, इसका जो थीटा होगा 90 लेंगे अगर यहाँ पर, तो P साइन थीटा, तो ये कैसे है आपका, ये 90 डिग्री पर। तो हम डायपोल कैसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताता है आपका, थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्या रहेगा आपका थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री लेंगे तो कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे, +q -q। जब थीटा 270 रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर रोटेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 90 90 प्लस लेंगे तो माइनस की तरफ, 90 90 90 180 180 90 270। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -q, यहाँ रखेंगे +q। क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे -q, तब यहाँ रखेंगे +q, तब होगा आपका -p, या माइनस मतलब क्या होगा, माइनस चार्जेस के रूप में आएगा। तो कैसे आएगा, माइनस प्लस, क्या मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू P। मतलब मैक्सिमम कब होगा, टाउ बलयुग्मा गुण कब होगा, जब थीटा 90 होगा और 270 होगा। तो ये बताता है आपका, नोट कर लीजिए। अगर इसमें क्वेश्चन कहा जाए कि व्हेन इज दिस टार्क मिनिमम, व्हेन इज दिस टार्क मिनिमम, तो क्या होता है आपका कि टार्क मिनिमम कब होगा, कब है इसमें। तो हम लिख सकते हैं टाउ का मान जब क्या हो सकता है, 0 कब होगा, मिनिमम, टाउ का मतलब 0 मिनिमम या 0, टाउ 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा या 180 होगा। जब थीटा क्या होगा, 0 होगा या 180 होगा। तो थीटा 0 कब होगा, जब डायरेक्शन कैसे होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हमने रखा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे रहेगा आपका, ये एक हम लेंगे प्लस एक -q, तो इसका डायपोल कैसे रहेगा, ये +q, ये -q, ई, और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन P ऐसे कुछ होगा कि ऐसे होगा, हमेशा ऑलवेज माइनस से प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा कैसे होगा डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि इस पर जो +q पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा, फोर्स से जो कार्य करेगा, यहाँ पर टार्क जो होगा इधर होगा, और इसका कैसे होगा, ऐसे फोर्स कार्य करेगा इस पर। दोनों के लिए फोर्स कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट फोर्सेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर QE। तो क्या हो जाएगा इसका थीटा, इस पर क्या होगा 0 होगा, QE क्या हो जाएगा, दोनों का -0 हो जाएगा। तो नेट टाउ कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। PE क्या होता है आपका Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा, थीटा 0 क्या हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू 0। 180 के केस में क्या करते हैं हम, 180 केस में कैसे रख सकते हैं हम, यहाँ पर -q रखा, यहाँ +q रखा, यहाँ रख देंगे +q, यहाँ पर रख देंगे -q। तो जब प्लस और -q रखेंगे तो कैसे होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसका,
टार्क कैसे होगा इसका, जीरो हो जाएगा। मतलब कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, ऑलवेज होगा, ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल एलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डायरेक्शन along its own डायरेक्शन। कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल along इट्स ओन डायरेक्शन। तो ये क्या होंगे, ये स्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल कैसे होगा आपका, क्या होगा आपका, ये टाउ इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि इसका 180 डिग्री क्या होगा, ये माइनस और प्लस क्यू। ये अनस्टेबल कैसे रहेगा, ये क्या कर सकता है, रोटेशन नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर फोर्सेस क्या होगा, ये क्या होगा आपका एक्सिस ऑफ लाइन, एक्सिस एक ही लाइन पर है। ये क्या बता सकते हैं हम, इसका सेम लाइन ऑफ एक्शन है। सेम लाइन ऑफ एक्शन में क्या हो सकता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा। जब रोटेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका टाउ नेट जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इसका फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर 180 अंश पर रखेंगे तो क्या होगा, 80 डिग्री पर माइनस प्लस क्यू। डायरेक्शन कैसे होगा, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर देखेंगे ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका फोर्सेस कैसे होगा, ऐसे होगा यहाँ पर क्यू ई, और इसका फोर्सेस कैसे होगा, क्यू ई यहाँ पर अलग होगा। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, रोटेट करेगा ना ये। तो ये क्या होगा आपका, स्टेबल होगा, रोटेशन कराएगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल। कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 180 होगा। ये बात बता है आपका कि थीटा जीरो होगा तो क्या होगा आपका, स्टेबल होगा और इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य अवस्था में रहेगा। ये क्या होगा, जब 180 होगा तो अनस्टेबल होगा, लेकिन क्या रहेगा इसका, ये भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ये अनस्टेबल, ये स्टेबल होंगे। क्यों होंगे, आपने देखा भी, क्योंकि ये कैसा इसका एक्सिस है, इसका रोटेशन कैसे है, रोटेशन ऑफ द अबव कैसे बता सकते हैं इसका हम, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। सेम ऑफ लाइन एक्शन है तो रोटेट क्या होगा, नहीं करेगा। ये क्या होगा, अपोजिट, ये डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 90 पर रखेंगे तो 180 पर रखेंगे, तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड along tries, electric field along tries to align the dipole, to align the dipole along its ओन डायरेक्शन। ये बताता है, क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। ये बताता है आपके इसके बारे में। चल समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर कितना बल युग्माघूर्ण होगा, कितना बल कार्य करेगा, उसका बल युग्माघूर्ण कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, आपने भी देखा। तो हम आगे बात कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, पढ़ते रहें आप लोग और नोट्स बनाते हुए चलें, और आपको नोट्स और मिलेंगे बाद में मेरे प्यारे बच्चों, वो भी होगा आपको। तो चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चंस में कहा जाए कि एक डायग्राम दिया गया है कि अगर ये फिगर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रख देते हैं सेंटर ऑफ ओ ऑफ टू चार्जेस, एक होगा आपका प्लस क्यू चार्ज, एक होगा माइनस क्यू चार्ज, लेंथ एल, और ये एंगल जो बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 30 डिग्री बना रहा है। एंगल कितना है,
30 डिग्री पर है। लेंथ कितनी है 2l, l और l 2l। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी होती है 2l, हमने पढ़ा है। तो हम निकाल से पूछा है कि जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल इज रिलीज्ड, मोमेंट एज डाइपोल इज रिलीज्ड, पूछा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, कोणीय त्वरण, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल। कि अगर हम कहा जाए कि ठीक जस्ट इन मोमेंट ऑफ एज अ डाइपोल इज रिलीज, किसी भी द्विध्रुव को कुछ क्षण के लिए हम क्या करते हैं, उसके ठीक क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसमें हम क्या करना है कि उस डाइपोल का कोणीय त्वरण कितना होगा, इसको छोड़ दिया जाए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका कोणीय त्वरण कितना आएगा। तो कोणीय त्वरण निकालने के लिए, अल्फा ज्ञात करने के लिए, तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। क्या सर 11th की बात कर रहे हैं ना, गुस्सा आ रही है, कुछ पढ़ाया नहीं है सर 11th में, बात कर रहे हैं 11th की ना। चलो गुस्सा आ जाती है 11th का नाम लेने पर आप लोगों को ना, मेरे प्यारे बच्चों, कि सर छोड़िए उसको 11th की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 11th को थोड़ा सा इसमें यूज करना होगा आपको। तो आपको देखना है इसमें क्या पूछा है कि अगर कुछ देर के लिए हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, हम डाइपोल को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो उसमें ज्ञात करना है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल। तो उसके द्विध्रुव के कोणीय त्वरण कितना होगा। तो कोणीय त्वरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाउ इक्वल टू हमने पढ़ा है पी साइन थीटा, टाउ इक्वल पी साइन थीटा। तो यहां पर निकालेंगे टाउ इक्वल टू क्या होता है, 11th की बात कर लेते हैं कुछ। टाउ इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आई इंटू अल्फा। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। टाउ तो आप जानते हैं, बलयुग्म आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था, आई इक्वल टू क्या होता था, आई इक्वल टू हमने पढ़ा था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये पढ़ा था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू। तो ये हमने पढ़ा है आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमने देखते हैं टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा से क्या होगा, रखते हैं वैल्यू, अगर ये टाउ इक्वल, नीचे कर लेते हैं ना, टाउ इक्वल पी इक्वल टू क्या होता था, क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या है आपका, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा इक्वल टू क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, ये मिलता है। और आई इक्वल टू क्या है आपका, अगर इसके लिए लेंगे तो आई इक्वल टू, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m l स्क्वायर, इसका भी मास होगा ना, चार्जेस हमेशा मास के साथ में रहता है। आपने पढ़ा है ये कि हमेशा आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ को लेकर चलता है, द्रव्यमान को, बल्कि द्रव्यमान क्या होता है आपका, आवेश के साथ नहीं रहता, बल्कि आवेश क्या होता है, द्रव्यमान के साथ रहता है। तो ये मास होगा तो m l स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर, m r कितना इसका l है, तो m l स्क्वायर ले सकते हैं। आई इक्वल टू m l स्क्वायर प्लस दूसरे आवेश के लिए लेते हैं m l स्क्वायर, m l स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, दो हमें चाहिए यहाँ पे, तो डॉट डॉट mn rn स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2 ml स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, पुट करते हैं, आई इक्वल टू 2 ml स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन 30
थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो हम बात करते हैं, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। तो हम इधर बात करते हैं 2 ml स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू ई साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू 1/2। यहाँ से हम देखते हैं एक L से एक L कैंसिल, बचा एक L, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या है आपका ml अल्फा इक्वल टू Q इंटू ई बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड 2 ml अल्फा इक्वल टू क्यू ई, अल्फा इक्वल टू क्यू ई बाई 2 ml, ये बनता। चल क्या मिला, अल्फा इक्वल टू क्यू ई बाई 2 ml। तो आपका क्या निकला एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपको मिला, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो मिल गया आपको क्यू ई बाई 2 ml, ये आपका आंसर आएगा। और आपको लेंथ दिया हो, मास दिया हो, आवेश दिया हो, क्यू का मान दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो हम निकाल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पता था आपका, ये फार्मूला बन जाता है और आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं हम। ओके, पढ़ते रहिए आप। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।